हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। आज हम 2018 जुलाई का इकोनॉमिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ये नेट का पेपर है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सारे पेपर्स कराए हैं 2004 से लेके 2017 तक का। जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है और ये भी देख सकता है कि कितनी बार इनके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप 2004 से 2017 के सारे पेपर्स करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार पेपर रिपीट होते हैं। तो ये आपके लिए बूस्ट है कि आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर करना मस्ट है। 2018 का पेपर हम देखेंगे और इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। तो 25 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर द बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस इन अ शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में दोनों के लिए क्या ट्रू है? तो प्राइस इज डिटरमाइंड देन मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो हमारा ये एवरेज रेवेन्यू ऐसे होता है और ये मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे होता है। ये दोनों में होता है। मोनोपोली में भी ऐसे ही फिगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसे ही फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है यानी कि AR पीस के इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे AR MR से बड़ा है, ये दोनों में कॉमन है। शॉर्ट रन में ऐसे ही इनके फिगर बनते हैं। तो ये दोनों में कॉमन है और यहाँ पे AR MR से P बड़ा है। तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया कि प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू से हमारा प्राइस ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स विच डिस्क्राइब द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रैटेजी एंड करस्पॉन्डिंग पे ऑफ फर्म A एंड फर्म B। ये हमारा मैट्रिक्स से क्वेश्चन, गेम थ्योरी से क्वेश्चन है। और गेम थ्योरी में हमें बताना होता है कि कहाँ पे डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है और कहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम है। नैश इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि हम जहाँ भी ज़्यादा हमें मिलेगा हम वो चीज़ करेंगे। यानी कि अगर फर्म A एडवर्टाइज कर रहा है तो फर्म B भी एडवर्टाइज ही करेगा। अगर फर्म A डोंट एडवर्टाइज कर रहा है तो फर्म B भी एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं नैश इक्विलिब्रियम। और डोमिनेंट स्ट्रैटेजी क्या कहलाती है? डोमिनेंट स्ट्रैटेजी हम उसे कहते हैं कि कोई भी फर्म जो भी स्ट्रैटेजी अपनाती है उसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने कोई अपनी एक स्ट्रैटेजी ली है तो वो उसी पे काम करेगा, नो मैटर व्हाट अदर्स थिंक। तो दिस इज द टू मेन डिफरेंस बिटवीन द नैश इक्विलिब्रियम एंड डोमिनेंट स्ट्रैटेजी। तो फॉर्म E में अगर हम इसको कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले हमें कैसे जाना चाहिए, हमें इस तरह से वर्टिकल देखना चाहिए, उसके बाद हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल देखना चाहिए। तो अगर वर्टिकल हम देखते हैं तो नैश इक्विलिब्रियम पहले देख लेते हैं। तो जो बड़ा होता है उसमें नैश इक्विलिब्रियम काम करता है। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड है कि जो भी आपको सबसे बड़ा दिखे इन दोनों में, तो 7 बड़ा है या 11 बड़ा है तो 11 बड़ा है, हमने इसको गोला मार्क कर देंगे। तो इसमें नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे देखें। फिर अगर फर्म A एडवर्टाइज करेगा और फर्म B एडवर्टाइज नहीं करेगा तो इन दोनों में क्या है कि ये चूज़ करेगा फर्म A एडवर्टाइज ना करने का, ये ज़्यादा इसके लिए अच्छा है। फिर अगर हम इस तरह से जाते हैं तो फर्म A है और ये फर्म B का है, तो फर्म A इसमें ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है। यानी कि जो फर्म B है हमारा, कुछ भी हो जाए, ये इसकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, ये अपना एडवर्टाइज ही ये अपना क्या करेगा, एडवर्टाइज ही करेगा इसमें भी। और इसमें अगर इसको एडवर्टाइज नहीं करना है तो अपना नहीं करेगा। तो यानी कि फर्म B के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो फर्म A है उसके पास नैश इक्विलिब्रियम है। नैश इक्विलिब्रियम हम एक नॉर्मल में कैसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जब हम ये गोला लगा रहे हैं और कहीं भी हमें 2 गोला एक साथ मिल गया, यानी कि वहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म में हम ऐसे निकालते हैं। तो ऐसे पहले आपको ऐसे वर्टिकली में जाके गोला करना है, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल में जाके गोला करना है, इसका और इसके बीच में, इसका और इसके बीच में। जहाँ भी 2 बार आपको मिल गया यानी कि वो क्या है, नैश इक्विलिब्रियम है। और जहाँ भी आपको एक ही में दोनों का अलग अलग बॉक्स में मिला यानी कि वो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी को होल्ड कर रहा है। तो जो फर्म A है वो क्या करेगा,
वो नैश इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। फॉर्म ए डोमिनेंट स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर रहा है। देखिए 6 है और ये 9 है, यानी कि व्हाट द अदर फॉर्म डू, वो एक चीज़ कर रहा है, उसको वही करना है। तो यानी कि यहाँ पे बोला है नो डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, तो ये गलत है। इसके पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है और अ फॉर्म हैज़ अ नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम भी है। एक सेकेंड, फॉर्म बी के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, फॉर्म ए के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, फॉर्म बी के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, सॉरी, और फॉर्म ए जो है इसके पास नहीं है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके पास नैश इक्विलिब्रियम है फॉर्म ए के पास। जबकि फॉर्म बी अगर देखें तो फॉर्म बी ये और ये दोनों टाइम में ये डोंट एडवर्टाइज को ही चूज़ कर रहा है, तो इसलिए ये भी सही है। तो यानी कि तीनों हमारा सही है और जबकि फोर्थ वाला गलत है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसका हिंदी में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी के बच्चे हैं एक बार पॉज करके देख लेंगे, बाकी मैंने इसको बहुत डिटेल में समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि अगर ओलिगोपोली कंसीडर कर रहा है हमारे, तो उसका फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली। तो कुड नॉट इक्विलिब्रियम इज अ नैश इक्विलिब्रियम, क्या कुड नॉट इक्विलिब्रियम नैश इक्विलिब्रियम है? और दूसरा है हमारा स्टिकल वर्ग इज अ नैश इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ओलिगोपोली नैश इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है। तो ये सारे ओलिगोपोली के अलग अलग मॉडल हैं, यानी कि ओलिगोपोली का अलग एक ड्यूओपोली है, तो वो नैश इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं। तो हमारा ये दोनों एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों नैश इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमें इसको मैच करना है कि किसने क्या दिया है। तो प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सरप्लस किसने दिया है? तो प्रॉफिट एज अ डायनेमिक सरप्लस लिया है जेबी क्लार्क ने। प्रॉफिट एज अ रिवार्ड एंड इनोवेशन मैंने आपको बहुत पीछे भी वीडियो में बताया कि जहाँ भी इनोवेशन का आ जाए तो वो शुम्पिटन में लगा दीजिएगा। प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग, तो अनसर्टेनिटी की बात कौन करता है? अनसर्टेनिटी की बात ये नाइट करते हैं। और प्रॉफिट अराइज ड्यू टू मोनोपोली पावर, तो ये होगा कैल की। तो ये हमारा ऑप्शन बी एकदम मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी में है, आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट, यानी कि जब भी अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारा एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाए, यानी कि MC इज इक्वल टू AC, तो उस टाइम स्लोप कैसी होती है? तो उस टाइम हमारी स्लोप ऑफ जो एवरेज कॉस्ट है वो 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें एक ये हमारा कॉप-डगलर प्रोडक्शन फंक्शन है। तो कॉप-डगलर प्रोडक्शन फंक्शन में क्या करेक्ट होता है? तो कई बार हमने ऑलरेडी पीछे वाले प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने कई बार बताया है इसको। तो क्या ये डिग्री ऑफ होमोजीनिटी है? एक डिग्री ऑफ होमोजीनिटी है। क्या ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन अल्फा और प्लस बीटा के इक्वल होता है? तो नो, ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इसकी हमेशा 1 होती है। दूसरा है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा, क्या कैपिटल आउटपुट इलास्टिसिटी कैपिटल के लिए अल्फा है? तो कैपिटल हमारा ये है और इसमें आउटपुट इलास्टिसिटी अल्फा है, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और डिग्री ऑफ होमोजेनिटी की 0 होती है, ना कि 1 होती है। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर के इक्वल होता है? तो नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के इक्वल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इज ऑब्जर्व्ड, कि कब हम देखते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। आफ्टर एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन बिटवीन इंडिविजुअल इट इज़ कॉल्ड, यानी कि कब हमारा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। सिग्नलिंग, मॉरल हैजार्ड, नन ऑफ द अबव, या बोथ ए एंड बी। तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब होता है कि कभी भी जब आगे वाले पक्ष को या दोनों पक्ष को इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होती है तो इंडिविजुअल एग्रीड करता है, तो हम उसको बोलते हैं मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड में क्या होता है कि हमें एक को पता होता है, जैसे इंश्योरेंस का मार्केट इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, एक को बहुत इंफॉर्मेशन अपनी वो हाइड करके और तब वो इंश्योरेंस खरीदता है। मान लीजिए वो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसने बताया कि वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या पता उसको कैंसर हो, क्या पता उसको कोई और डिसीज़ हो, तो उस टाइम उसने मोरल हैजार्ड यानी एक मोरल वैल्यू को उसने
ख़त्म कर दिया है, उसी को बोलते हैं मॉरल हैज़ार्ड की प्रॉब्लम। तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ें होती हैं, मॉरल हैज़ार्ड और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका हिंदी में है, हमने यहाँ पे देखा शून्य था, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन देख के पता चल रहा है कि कैपिटल का अल्फा है और लेबर का बीटा है। और यहाँ पे नैतिक खतरे हो जाती है जब व्यक्ति के बीच करार के पश्चात सूचना असीमित पाई जाती है। एक यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया है और प्राइस चेंज के बाद प्राइस लाइन शिफ्ट होती है पी क्यू से पी डैश तक। प्राइस चेंज हुआ, ये पी है, पी क्यू से लेके पी डैश तक प्राइस लाइन शिफ्ट होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। हमें बताना है कि क्या ट्रू होगा पोटैटो के लिए। तो अगर मान लीजिए कि प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है, पहले जब हमारा प्राइस लाइन था, प्राइस हमारा ये था, ये प्राइस था, तो हम क्या करते थे, पोटैटो को ज़्यादा बाई कर रहे थे और टोमेटो को कम बाई कर रहे थे इस पॉइंट पे। लेकिन जब हमारा ये प्राइस लाइन चेंज हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, पोटैटो को कम बाई करने लगे हैं और टोमेटो को ज़्यादा बाई करने लगे हैं। इसका मतलब कि जो हमारा पोटैटो है ये कैसा गुड्स हुआ, क्योंकि प्राइस चेंज की वजह से हमने इसको कम खरीदने लगे, तो ये एक गिवन गुड कहलाएगा कि हमने पोटैटो को हमें जाना चाहिए किस पे, पॉइंट बी पे। हमें हमारा इक्विलिब्रियम ए की जगह पॉइंट बी पे प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा ये गिवन गुड कहलाएगा पोटैटो। यहाँ पे प्राइस गिवन गुड इसलिए कहलाएगा क्योंकि नॉर्मल हमारा डिमांड लॉ यहाँ पे फेल हो गया, इस वजह से पोटैटो एक गिवन गुड कहलाएगा, क्योंकि गिवन गुड क्या है, एक्सेप्शन ऑफ द प्राइस लॉ। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि प्राइस की, नॉर्मली अगर हम देखें तो डिमांड किसका फंक्शन होता है, प्राइस का फंक्शन होता है। ये तो हमारा डायरेक्ट फंक्शन है डिमांड का। लेकिन जब हम उल्टा देखें, प्राइस अगर डिमांड का फंक्शन हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो हमारा ऑप्शन पहला ही यहाँ पे देखिए इनवर्स दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर। क्या रिक्वायर होती है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर? क्या देयर इज़ अ इनएफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी। तो फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर में मार्केट में क्या है, इफ़िशियंसी है हर एक कमोडिटी में। उसके बाद द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट अ सम पॉइंट ऑन अ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। तो क्या इकोनॉमी एक पॉइंट पे प्राप्त होती है जहाँ पे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व होती है? तो ये भी सही है। और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल वेलफेयर के हिसाब से ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा द थ्योरी इन विच ट्रेड साइकिल इज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस एक्चुअल ओवर एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इज गिवन अमंग द। जब ट्रेड साइकिल की हम बात करते हैं तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने ट्रेड साइकिल दिया है, लेकिन कब एक्चुअल और डिजायर इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाता है, यानी कि एक्चुअल ज़्यादा होता है हमारे डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट से। तो ये किसने दिया है? तो ये दिया है हायक ने। तो हायक का ये थियोरी है ट्रेड साइकिल का। नेक्स्ट इसका हमारा ये ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जैसे कि लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्रीफर होल्ड मनी रेदर दैन इन्वेस्टिंग इट। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। लिक्विडिटी ट्रैप ये सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया रहता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सारे पैसे को होल्ड करके रख लेते हैं। ये सही है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट रेदर दैन होल्ड इट। तो क्या लिक्विडिटी प्रेफरेंस में लोग उसको, लिक्विडिटी प्रेफरेंस में क्या लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी को होल्ड करने के बजाय? तो ये गलत है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में लोग लिक्विडिटी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि जो कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है तो कैश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, ना कि वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है एक लिक्विडिटी क्रंच और एक क्रेडिट क्रंच। तो क्रेडिट मतलब क्या होता है, ये लोन वोन से रिलेटेड है, और लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम डिपॉजिट और इन सब से डिपॉजिट से रिलेटेड है। तो लिक्विडिटी क्रंच जो मनी सप्लाई है
मनी मार्केट में उसको डील करता है, और क्रेडिट जो लोन मार्केट में लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म सिचुएशन होती है मनी सप्लाई की, उसको डील करता है। तो ये दोनों एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। क्रेडिट क्रंच लोन मार्केट से रिलेटेड है और लिक्विडिटी क्रंच मनी मार्केट से रिलेटेड है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, अक्सर आपके एग्जाम में आता है कि लिक्विडिटी कौन मोस्ट लिक्विड है, कौन लीस्ट लिक्विड है, उसके हिसाब से इसको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो इससे आप लगा सकते हैं कि मनी मार्केट से डील करता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सी और डी सही है, सेकंड गलत है। नेक्स्ट है मेन्यू कॉस्ट। तो मेन्यू कॉस्ट किसने दिया है, ये न्यू किंजन जब आए तो इन्होंने मेन्यू कॉस्ट दिया है। अब न्यू किंजन कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं, तो जैसे स्टिकलर हैं, और मैंने ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक वीडियो कराया है जिसमें 1969 से लेके 2023 के नोबेल प्राइज़ के विनर्स किस किस फील्ड से रिलेटेड हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सब कुछ मैंने कराया है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो मेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक मैं शॉर्ट जल्दी से बता देती हूँ कि ये थ्योरी क्या कहती थी। तो मेन्यू कॉस्ट थ्योरी में ये होता था कि कैसे कोई फर्म डिसाइड करे कि वो अपना प्राइस बढ़ाएगी, क्योंकि अगर वो मेन्यू कॉस्ट को अगर नॉर्मली देखे, जो मेन्यू हम जाते हैं ना और हमें मेन्यू मिलता है, तो अगर जब भी वो अपना कॉस्ट बढ़ाएगी, कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ाती है, तो उसके लिए उसको फिर से नया पम्पलेट्स वगैरह छपवाने पड़ेंगे। तो जो उसका कॉस्ट है वो उसकी वजह से ज़्यादा प्राइस और बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें मेन्यू कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है। और जिसको हम सोचते हैं कि ये तो मेन्यू है सिर्फ, लेकिन उसका भी कॉस्ट होता है। तो मेन्यू कॉस्ट जो इन्फ्लेशन रिफर्स करती है, वो किससे रिफर्स करती है, तो मेन्यू कॉस्ट का इन्फ्लेशन हमेशा होता है कि कॉस्ट ऑफ अल्टरनिंग प्राइस लिस्ट। तो प्राइस लिस्ट से कैसे कॉस्ट वो बढ़ जाती है मेन्यू कॉस्ट की वजह से, उसके बारे में ये डील करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसमें सेकंड करेक्ट है और इसमें भी सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम कि फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसकी थ्योरी है, तो फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, ये है डिमांड फॉर मनी के लिए। तो ये बहुत फेमस है फ्रीडमैन का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है, तो गिल्ट एज मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, और जो सिक्योरिटी है ये आरबीआई के द्वारा बैक्ड की गई है। गिल्ट एज मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट को दो तरह से डिवाइड किया गया, एक तो गिल्ट एज मार्केट और एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। जो हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट है ना, इसको दो भागों में बांटा गया। पहला गिल्ट एज मार्केट और दूसरा जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। तो इन गिल्ट एज मार्केट से क्या होता है, या तो वो सेमी गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट होती है, और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, इसका रिपोर्ट जो भी मार्केट में शेयर या डिबेंचर हैं या ओल्ड कंपनीज हैं, ये इससे रिफ़र करता है हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। तो गिल्ट एज मार्केट क्या है हमारा, मार्केट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब विच ऑफ फॉलोइंग इज़ लाइकली टू मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। तो हमें इन सब में बताना है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट किसका है, यानी कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा किसकी वजह से बढ़ता है। क्या हम पेमेंट करते हैं डेट का, रीपेमेंट करते हैं, क्या उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्या, तो नहीं, डेट को रीपेमेंट करने की वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। बोरो फ्रॉम अ पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, क्या हम पब्लिक से बोरो करेंगे बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो क्या इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, तो नहीं, इसकी वजह से तो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा, जबकि हमारी बीयूपी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बोरो करेंगे क्या हम बैंक से बजट को फाइनेंस करने के लिए, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेफिसिट को हम फाइनेंस कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से इकॉनमी बैलेंस में जाएगी, ना कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर हम बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अगर नए मनी को छापते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी में है, इसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें मुद्रा की मांग थी और हमारी सरकारी प्रतिभूतियाँ, और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बजट घाटा को पूरा करने के लिए हमें नई मुद्रा जारी करना, ये मुद्रास्फीति का कारण बनता है।
नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए हमें कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो वैसे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता क्या है, इसको मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो एक ऐसा रेट होता है जिसको RBI फंड को लेंड करती है ओवरनाइट टू द बैंक। अगर मान लीजिए कभी फंड की कमी होगी बैंकों को, तो एकदम रात में अगर बैंकों को कभी फंड की ज़रूरत पड़ गई तो वो MSF का यूज़ करते हैं, और जिसमें RBI ने एक फैसिलिटी दी है बैंकों को कि जिसमें स्पेशली जो सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड बैंक हैं, RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जो सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उन्हीं को ये RBI लेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक को लेंड करती है RBI मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो वो सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ही लेंड करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज़ अ वन लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग LSF इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो अगर हम इसको देखें तो क्या LSF का ये पार्ट है, तो बिल्कुल नहीं, ये अलग पार्ट है। ये IMF अगर हम MSF को देखें तो ये कॉस्टलियर होता है रेपो से, तो ये तो एकदम करेक्ट है क्योंकि इसको तुरंत प्रोवाइड किया जाता है ऑन द डिमांड ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो अगर हम किसी चीज़ का डिमांड तुरंत करते हैं, जैसे इसको हम इस तरह से समझें, हम रेलवे की टिकट पहले से अगर लेते हैं तो हमें कम पैसा देना होता है, लेकिन अगर हमें तत्काल बुकिंग करनी होती है तो हमें ज़्यादा पैसे पेमेंट करते हैं। तो ये तत्काल बुकिंग के लिए है MSF, इतना समझ लीजिए। तो ये क्या है, कॉस्टलियर रूट है, तो ये कॉस्टलियर होता है। MSF फंक्शन एज अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक टू बोरो अ शॉर्ट टर्म फंड। तो येस, MSF जो फंक्शन है वो बैंकों का एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। उनको कहीं से अगर फंड नहीं मिल पाती है तो वो MSF का यूज़ करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे करके। तो इस वजह से ये भी सही है। और MSF इज़ लिंक्ड टू अ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ ऑफ टू द बैंक। क्या MSF नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है? तो येस, तो ये तीनों सही है, हमारा पहला गलत है क्योंकि MSF एग्जिस्टिंग LAF का पार्ट नहीं है। LF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट है हमारा द एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसने एब्जॉर्प्शन अप्रोच किसने दिया? तो सिडनी अलेक्जेंडर ने। तो ये तो चलिए, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ आइटम्स दिए हैं उसमें, और हमें बताना है कि कौन किसे मैच नहीं करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या ये डेबिट इन करंट अकाउंट है? रिसीट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, क्या ये करंट अकाउंट का क्रेडिट है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट, क्या ये क्रेडिट है इसका? तो देखिए, BOP में 2 अकाउंट होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ रिसीट होती हैं और डेबिट होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें क्रेडिट होती हैं और कुछ चीज़ें डेबिट होती हैं दोनों अकाउंट में, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो की बात हो रही है। तो अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो क्या ये क्रेडिट है या डेबिट है? तो येस, दिस इज़ डेबिट। इससे क्या होता है, इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो हमारा पैसा आउटफ्लो होता है ना, ये आउटफ्लो को दिखाता है। तो आउटफ्लो इनफ्लो से आप समझ सकते हैं, क्रेडिट का मतलब इनफ्लो हो रहा है पैसे का और डेबिट का मतलब आउटफ्लो हो रहा है पैसे का। तो इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ से पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, तो यानी कि डेबिट है, तो ये सही है। रिसीट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, अगर किसी हम ट्रांसफ़र पेमेंट को रिसीट करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे करंट अकाउंट का क्रेडिट है, तो ये भी सही है, इनफ्लो हो रहा है ना। तीसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट, अगर हम कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट लेते हैं तो यानी कि ये भी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट है, यानी कि FDI हमारे यहाँ इनफ्लो हुई है कैपिटल अकाउंट की वजह से, तो ये इनफ्लो हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन की बात करें तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि डेबिट है और वो भी करेंट अकाउंट का, तो नहीं, ये गलत है। पोर्टफोलियो स्टेटमेंट हमेशा पोर्टफोलियो की बात कैपिटल अकाउंट में की जाती है, ना कि करंट अकाउंट में, इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा और तीनों ऊपर के सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसका हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। ये मार्शल हमारे अलेक्जेंडर ठीक थे। अब हमारा है प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस, किससे रिलेट करता है? तो प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस हमारा रिलेट करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड से, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड
वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें बताना है कि इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी मैंने बताया कि दो अकाउंट होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट होता है और एक करेंट अकाउंट होता है। तो करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या सही है ये हमें बताना है। तो इफ़ अ फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी इन अ बैंक, अगर कोई फॉरेन सिटीजन मनी अपने बैंक में, इंडिया के बैंक में डिपॉजिट करता है, तो क्या ये क्रेडिट है? हम क्रेडिट समझेंगे? तो ये तो करेक्ट है, ये क्रेडिट कहलाएगा क्योंकि ये इनफ्लो है हमारे लिए। उसके बाद द करेंट अकाउंट बैलेंस शोज ओनली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड और सर्विसेज की ही बात नहीं करता है, ये हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और सर्विसेज नहीं, इम्बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। तो अगर हम ये देखें करेंट अकाउंट, तो ये कॉम्बिनेशन होता है विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड दोनों का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली बोला है तो यही हमारा गलत होगा, और हमें नॉट पूछा था तो यही हमें मिल गया। बाकी अलाउइंग द एरर एंड एमिशन अकाउंट ऑलवेज बैलेंस, तो ये हमेशा बीओपी का अकाउंट बैलेंस होता है। कैसे बैलेंस होता है? अगर यहाँ पे कुछ डेफिसिट है तो यहाँ पे हम सरप्लस कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है। इफ़ द कंट्री रिजर्व्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी इंक्रीज दैन इट्स माइनस साइन फॉर दिस एंट्री। तो अगर फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करती है तो क्या वो माइनस साइन के एंट्री में लिखेगी? तो ये भी सही है। सही क्या नहीं था? सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये इसका हिंदी में था, एक बार इसको देख लीजिएगा। प्रेवित सिंगर ने क्या किया था? ये विकासशील देशों के लिए व्यापार की शर्तें थी और भुगतान कौन सा सही नहीं है। तो यदि चालू खाता केवल वस्तु और व्यापार के लिए नहीं होता है, इनविजिबल के लिए भी होता है। नेक्स्ट है हमारा लेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ सर्टेन एक्सपोर्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इम्पोर्ट एज्यूम द डिवैल्यूएशन ऑफ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट। तो अगर हम देखें तो ये मार्शल का अप्रोच है। मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे दिया था कि अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट और इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट अगर एक के बराबर है तो हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम है, यानी कि न्यूट्रल है। अगर ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर दैन 1 होगा तो ये इम्प्रूवमेंट को शो करेगा, और अगर ई एक्स और प्लस ई एम लेस दैन 1 है तो ये किसको शो करेगा? कि डिस इम्प्रूवमेंट को। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ग्रेटर दैन 1 का होगा तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी अ cause rupee or depreciate against US dollar other thing being equal। तो क्या होगा अगर रूपी US डॉलर की रूपी डेप्रिसिएट कर रही है तो क्या होगा? और राइज इन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, क्या इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा? तो नो। फॉल इन इनकम इन यूएसए, तो ये करेक्ट है। अगर रूपी का डेप्रिशिएट हो गया यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, तो इनकम यूएसए में फॉल हो जाएगी जो रूपी वाले होंगे उनका, क्योंकि डेप्रिशिएशन का तो उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा ना, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये एक्सपेक्टेड राइज नहीं होगा, इंक्रीज फ्लो नहीं होगा। अब मर्केंटलिस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसा होगा? तो मर्केंटलिस्ट ने बताया था जीरो सम होगा। इस पे इकोनॉमिक थॉट्स से रिलेटेड मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें जितने भी इकोनॉमिक थिंकर्स हैं उनके बारे में मैंने बताया है, तो वो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम लोगों ने अभी किया। आज के हम लास्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो देयर इज़ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन व्हेन कंट्री फेसेस। कब होगा इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन? तो जब
कोई भी कंट्री इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फ्रेज करती है तो वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन को शो करता है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से वो स्पेशलाइज नहीं कर पाएगी किसी भी प्रोडक्शन में, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और टैक्स बॉयंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टैक्स बॉयंसी चेंज इन टैक्स अपॉन चेंज इन इनकम को दिखाता है, तो ये हमारा y/t, तो जहाँ भी ये हमें दिखे वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इनकम टैक्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इनकम टैक्स बेस्ड होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे, यानी कि जितने लोगों की जैसी एबिलिटी होगी उस हिसाब से टैक्स को पे करना पड़ेगा, यानी कि जिस तरह से इनकम उस प्रकार से टैक्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इफ एक्सटर्नलिटीज एग्जिस्ट, तो कौन सा मेथड हमें हेल्प करता है वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए जब एक्सटर्नलिटीज़ वहाँ पे होती है। तो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई ना कोई बाह्यता एग्जिस्ट होती है, तो फिर इम्प्रूवमेंट कैसे हो पाएगा। अब बाह्यता में कौन कौन सी बाह्यता है, रेगुलेशन, तो अगर रेगुलेशन अच्छा नहीं है तो ये भी एक्सटर्नलिटीज़ को जनरेट करती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। अब एक्सटर्नलिटीज़ दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक से हमारे सोसाइटी को अच्छा होता है और एक से सोसाइटी के लिए ख़राब होता है। तो रेगुलेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट ख़राब होगा। अगर प्रॉपर्टी राइट्स अगर अच्छे से असाइनिंग नहीं होगी तो भी होगा, और प्यूवियन टैक्स भी एक्सटर्निटी को क्रिएट करता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज एग्जाम्पल और इट हिंडर्स द वेलफेयर इम्प्रूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीट इन अ गवर्नमेंट बजट, तो कैपिटल रिसीट, अगर हम कोई भी बजट देखते हैं तो बजट दो तरह के होते हैं, जिसमें अलग अलग बजट में कैपिटल बजट, जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू बजट, जिसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू के भी दो टाइप होते हैं। एक तो रिसीट, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और कहाँ कहाँ रेवेन्यू को बांटना है, और कैपिटल में भी दो तरह की होती है, कहाँ से एक्सपेंडिचर करना है और कहाँ से मिलने वाला है। तो इसमें हमें बताना है कि गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट क्या होगा। तो कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि जब क्या इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टीज़, अगर गवर्नमेंट किसी अदर पार्टीज़ को लोन दी है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो कैपिटल रिसीट है, तो जी नहीं, ये कैपिटल रिसीट का पार्ट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। अगर हम बात करें कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो कैपिटल का मतलब होता है कि उस पैसे से कोई और कैपिटल को जनरेट किया जा सके, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। और रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है कि हमें पैसे उससे आ रहे हैं लेकिन हम उसको पैसे को किसी ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जिससे पैसे जनरेट हो सकें। तो इस वजह से ये दो तरीके से बांटा गया था। अगर गवर्नमेंट को अलग पार्टी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो उसका रेवेन्यू है, ना कि वो किसी इन्वेस्ट कर रहा है उसको। डिविडेंड ऑन अ प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो सेम चीज़, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया है उसमें डिविडेंड या प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी इसका रेवेन्यू होगा। अगर बोरो कर रहा है गवर्नमेंट तो रेवेन्यू रिसीट में कोई गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती, ये एक इम्पॉर्टेंट है टर्म। लेकिन कैपिटल रिसीट में लायबिलिटीज़ होती है कि उसको पूरा ही करना है, देना ही देना है। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बोरो कर रही है कोई भी चीज़ को पब्लिक से गवर्नमेंट, तो पब्लिक को पैसे देने की लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट की बनती है, तो वो कैपिटल रिसीट होगा गवर्नमेंट के बजट का। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स ये रेवेन्यू रिसीट है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके हिंदी में यहाँ पे है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, तो एक्सटर्नलिटीज़ को हटाने के लिए कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है। क्या हम फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे, क्या हम रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली को रेगुलेट करेंगे, क्या हम मार्केट को फ्री छोड़ देंगे, या हम एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी को लगाएंगे। तो अगर कभी भी हमारा मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो फिजिकल पॉलिसी ही है, जिसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को लगाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है, क्योंकि हमें मोस्ट इफ़ेक्टिव पूछा था।
बाकी मॉनेटरी पॉलिसी भी होगा, लेकिन हमें कोई एक बेस्ट ऑप्शन लेना था तो पहला सही है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैसे होता है, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तब हम बोलेंगे जब हमारा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट के इक्वल हो जाए, उसको हम बोलते हैं कि ये सोशल एडवांटेज है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है हमारी अचीव हो गई, तो टोटल नहीं मार्जिनल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टैट्यूटरी इंसिडेंट ऑफ टैक्सेस किससे डील करता है, तो इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेस कई तरीके के होते हैं। अब हमें बताना है कि स्टैट्यूटरी टैक्सेस किसे डील करता है। तो अगर हम इसको देखें तो दो तरह के टैक्स इंसिडेंट होते हैं। इसको मैं एक बार समझा देती हूँ कि टैक्स इंसिडेंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैट्यूटरी और दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक इंसिडेंट। अब स्टैट्यूटरी क्या होता है, ये रिफर्स टू whom is a legally responsible for transmitting tax to the government, यानी कि ये लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और इकोनॉमिक इंसिडेंट्स का मतलब होता है कि ये ऐसे मैनर को रिफर्स करता है जिसमें इनकम रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मार्केट प्लेस में टैक्स के रूप में, यानी कि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स के फॉर्म में। तो ये दोनों तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो स्टैट्यूटरी इसको क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी को हम बोलेंगे कि अ पर्सन इज़ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे लीगल टर्म आ जाएगा उसको हम स्टैट्यूटरी इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स का नाम देंगे। अब इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट थे, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। तो एक होता है फिलिप कर्व किस पे बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिक एक्सपेक्टेशन पे। और ये किस पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म, और साथ ही साथ ये इन्वर्स रिलेशन बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। उसके बाद फ्रीडमैन देते हैं एक्सपेक्टेड ऑगमेंटिंग फिलिप कर्व, ये एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड होता है और साथ ही साथ ये लॉन्ग रन की भी बात करता है। तो करेक्ट क्या है इसमें, ये लॉन्ग रन में ही होता है, ओनली इन लॉन्ग रन, जबकि फिलिप कर्व शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो गया। अब नॉन एक्सक्लरेटिंग नैरो का कंसेप्ट, नैरो मीन्स क्या होता है, यही एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप कर्व को हम नैरो भी बोलते हैं। तो नैरो में ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर विच द चांस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ज़ीरो। तो जब हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के ज़ीरो चांस में होता है तो उसको हम नैरो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यू किंजियन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन प्राइस एंड वेज स्टिकनेस। तो प्राइस एंड वेज स्टिकनेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने मेन्यू कास्ट लिया, स्टैगर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिया और बिहेवियर बेस्ड बाउंड्री रेशनैलिटी को भी लिया। तो ऑप्शन नंबर ये चारों सही है अकॉर्डिंग टू द न्यू किंजियन। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये इसमें हमें बताना है कि क्या करेक्ट था, तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जो करेक्ट अभी हमने पढ़ा है वो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें कंसीडर करना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो। इफेक्टिव डिमांड इन अ मार्केट इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और अ सर्विस विच अकर व्हेन परचेज आर कंस्ट्रेंट इन अ डिफरेंट मार्केट। तो क्या इफेक्टिव डिमांड मार्केट में तब होता है जब परचेज कंस्ट्रेंट होती है अलग अलग मार्केट में, तो ये हमारा सही इफेक्टिव डिमांड तभी होगा। फिर नोटेशनल डिमांड क्या होता है, डिमांड दैट अकर व्हेन परचेज इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एनी मार्केट। तो जब किसी एक मार्केट में ही परचेज नहीं हम करते हैं उसको हम नोटेशनल डिमांड कहते हैं। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है कि बिजनेस साइकिल फिनोमेना। तो यही है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए। तो बिजनेस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना, बाकी ये अनएम्प्लॉयमेंट ये सब अलग अलग
ये न्यू किंजियन का है वेज प्राइस रिजिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जब हम इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ते हैं कि किसने कौन से थॉट्स दिए, क्या दिया, तब हमें पता चलता है कि क्या क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसके किसके थे। तो मैंने इकोनॉमिक थॉट से वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। विच ऑफ फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल एज्यूम न्यूट्रल टेक्निकल प्रोसेस, तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोसेस किसने एज्यूम किया है, तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोसेस हैरट मॉडल में भी एज्यूम किया गया है और साथ ही साथ सोलो मॉडल में भी एज्यूम किया गया है। और मैं एज्यूम करती हूँ कि आपने ये सब मॉडल पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये इसके हिंदी में है, तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर हिंदी में जो बच्चे हैं वो एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। In an economy, the growth deflator is founded to be 100 for a current year, and GDP is registered annually 15% same year. तो growth rate of real GDP, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं दिखा देती हूँ। तो रियल GDP का ग्रोथ इक्वल होता है नेशनल, यानी कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे कि रियल GDP ग्रोथ इक्वल टू नॉमिनल GDP ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। अगर हम जीडीपी यानी कि डिफ्लेशन हमें दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर हमें दिया हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर का 110, और हमें इन्फ्लेशन कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है हमें इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमें दिया हुआ है 10%। अब हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक दिया हुआ है रियल जीडीपी, हमें रियल जीडीपी ही निकालनी है। तो रियल जीडीपी क्या हो जाएगा, द ग्रोथ रेट ऑफ ये 15% है, तो ये 15% माइनस 10%। और एक सेकेंड, ये 10% आया कैसे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा 100 पे काम करता है, लेकिन 100% पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर कितना दिया हुआ है, 110%। तो इन जब दोनों को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है कितना, 10%। यानी 10% क्या हुआ है, इन्फ्लेशन था। तो इन्फ्लेशन हमारा 10% हो गया। बाकी हमें नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट दिया हुआ है 15%, तो रियल जीडीपी हमने निकाल लिया यहाँ पे 15 माइनस 10 यानी कि 5% हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब देखिए रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। जब हम रियल में से नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो रियल जीडीपी मिल जाता है। तो हमने क्या किया, जो हमें डायरेक्टली नहीं दिया था इन्फ्लेशन, हमें डिफ्लेटर के टर्म्स में दिया था, तो हम इसी से क्या निकाल लेंगे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का तरीका है, तो जीडीपी डिफ्लेटर हम 100% पे कैलकुलेट करते हैं और उसका हमें दिया हुआ है 110, तो 110 माइनस 100 कर दिया तो हमें मिल गया 10%। यानी इन्फ्लेशन 10% था इकोनॉमी में, और हमारा जो एक्चुअल एनुअल जीडीपी था वो हमें 15% दिया था। तो इस तरह से हमने रियल जीडीपी को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो 5% हमारा ऑप्शन था। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इन ISLM मॉडल। तो ISLM मॉडल में इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा होता है, तो इक्विलिब्रियम का नेचर हमेशा स्टॉक एंड फ्लो इक्विलिब्रियम होता है ISLM मॉडल के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक एंड फ्लो इक्विलिब्रियम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सेकंड सही हो जाएगा। अब हमें क्या है दिया हुआ है, इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC हमें दिया हुआ है 0.1, और मार्जिनल इम्पोर्ट है ना ये MPI हमें 0.1 दिया हुआ है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें दिया हुआ है 0.7। तो हमें क्या निकालना है, इनकम मल्टीप्लायर। तो एक फार्मूला है, या अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। मल्टीप्लायर का फार्मूला एक होता है 1/1 माइनस MPC प्लस MPI। अब हम इसी फार्मूले पे रख देंगे, हमें इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो चलिए हम रख देते हैं इसको इस फार्मूले पे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ सॉल्व। तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.7, और प्लस कर देंगे 0.1 से। अब 1/0.7 को माइनस करेंगे 1 से, तो वो 0.3 और प्लस 0.1, इसको मैं इधर कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे कर दे रही हूँ, यहाँ पे जगह है। तो K इज इक्वल टू 1/0.4, और जब हम इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा 10/4। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1.25।
तो हमारा मिल गया 2.5 ये हमें मिल गया। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंसी इन द वेज शेयर इन अ नेशनल इनकम विच वुड कम अबाउट ओनली व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा कंसिस्टेंसी है वेज शेयर के लिए और नेशनल इनकम, और इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन क्या होगा। तो न्यू क्लासिकल में इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन हमेशा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन निकालने का तरीका है, आई होप आपने ये कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमने 5% निकाला, स्टॉक एंड फ्लो यहाँ पे 0.2%। अब इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर जो हिग्स ने डेवलप किया था उसको हम कैसे निकालते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर अपॉन कैपिटल अपॉन लेबर और अपॉन ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अपॉन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव अगर कंडीशन होती है तो उसमें इसका रेंज कहाँ तक जाता है, तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन फॉर लेबर एंड कैपिटल वेज अपॉन इसके इक्वल होता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये रेंज हमारा इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन की रेंज जाती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है। अगर हमें कुछ डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूशन देखना हो तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब कि सब्सटीट्यूशन लेबर और कैपिटल के बीच में इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही अगर इसकी वैल्यू 1 के होती है, यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है लेबर एंड कैपिटल के बीच में, तो यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर मान लीजिए यही सिग्मा एक से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी है लेबर ऑफ सब्सटीट्यूशन के बीच में। तो हाईली इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूबिलिटी वन फैक्टर कैन सब्सटीट्यूट अनदर एट अ लार्जर एक्सटेंट। और जब भी हमारा ये सिग्मा लेस देन 1 हो जाता है, इसका मतलब होता है कि सब्सटीट्यूबिलिटी क्या है, इन इलास्टिक है एक दूसरे के बीच में, लेबर और कैपिटल के बीच में। और जब हमारा ये सिग्मा इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट सब्सटीट्यूबिलिटी है दोनों फैक्टर के बीच में। तो यहाँ पे हमारा नेशनल वेज शेयर, नेशनल इनकम, ओनली इलास्टिसिटी, तो जब 1 से इक्वल होगा तभी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 1 के बराबर है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेई मीड मॉडल। तो जेई मीड मॉडल का कौन सा फीचर नहीं है, क्या वो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करते थे, तो येस परफेक्ट कंपटीशन तो सबका फीचर होता है। दूसरा है इकोनॉमी प्रोड्यूस कंजम्पशन गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, तो येस 2 तरह के गुड्स इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, ये भी इनका मॉडल में बताया है उन्होंने। परफेक्ट सब्सटीट्यूबिलिटी पॉसिबल है दोनों कैपिटल और कंजम्पशन गुड के बीच में, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ सेविंग, तो ये गलत है, ये इन दोनों के बीच में एग्जामिन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें कुछ प्रोडक्शन फंक्शन दिए हुए हैं टेक्निकली, हमें बताना है कि एटी क्या है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक तरीका देखिए। अब जहाँ भी एटी लगा होगा जिसके साथ लेबर के साथ लगा होगा, यानी कि लेबर ऑगुमेंटिंग है। यहाँ पे किसके साथ, कैपिटल और लेबर दोनों ऑगुमेंटिंग है, और यहाँ पे कैपिटल लेबर ये सारे ऑगुमेंटिंग हैं। तो ये हम कैसे डिफाइन, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे कैपिटल के साथ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ऑगुमेंटिंग है, यहाँ लेबर के साथ था तो यहाँ पे लेबर ऑगुमेंटिंग था। एक मिनट, अगर आप लोगों को ठीक से ना समझ में आया हो तो मैं एक बार इरेज करके दिखाती हूँ। हमारा ऑप्शन इसमें ये करेक्ट था। देखिए ए टी किसके साथ लगा हुआ है, जहाँ भी टेक्निकल प्रोग्रेस की जिसके साथ लगा होगा, यहाँ पे कैपिटल लेबर के साथ लगा होगा ना, तो ये लेबर ऑगुमेंटिंग कहलाएगा। यहाँ पे ए टी किसके साथ लगा हुआ है, सिर्फ कैपिटल के साथ लगा हुआ है, तो ये कैपिटल ऑगुमेंटिंग कहलाएगा। और यहाँ पे ए टी इन दोनों के साथ लगा हुआ है आगे, तो ये क्या कहलाएगा, बोथ आर ऑगुमेंटिंग।
ये तरीका है जिसके साथ जो लगा होगा। तो अब हमें बताना है कि लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी किस में है। लेबर ऑगमेंटिंग किस में है? हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 ही करेक्ट हो जाएगा। अगर कैपिटल पूछा होता तो दूसरा सही होता। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट AK मॉडल। तो AK मॉडल के से रिलेटेड मैंने बहुत बार पीछे कराया है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, Y क्या है, A क्या है, K क्या है और स्टूडेंट क्या फॉल्स है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि AK मॉडल डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात नहीं करते हैं। ये एक एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी है, ये तो सही है। ये मॉडल एज्यूम करता है इंक्रीजिंग इन फिजिकल स्टॉक शिफ्ट एंड प्रोडक्शन अपवर्ड। तो ये भी सही है, अपवर्ड करता है। लेकिन ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैपिटल नहीं करता है और यही फॉल्स हो गया, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा हमें ये इसमें क्या विशेषता नहीं है ये भी हमने देखा। ये D नहीं था, इसमें ये केवल A था और ये हमारा हास्यमान प्रतिफल को नहीं मानता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टू होल्ड गुड्स। तो गुड्स को होल्ड करने का एब्सोल्यूट कन्वर्जन का कौन सा फीचर करेक्ट नहीं है? तो हमारा फीचर करेक्ट नहीं है वो है सेम कैपिटल लेबर रेशियो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो कन्वर्जन के 2 टाइप होते हैं न्यू क्लासिकल ग्रोथ में। तो कन्वर्जन के 2 टाइप होते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ लिख के। एक तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन जिसकी बात यहाँ पे पूछा गया है, और एक होता है कंडीशनल कन्वर्जन। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन में क्या क्या आता है? ये सेम लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सेम सेविंग प्रोपेंसिटी, सेम टेक्नोलॉजी, यहाँ पे यानी कि सेम क्या क्या होना चाहिए? तो सेम होना चाहिए इसमें एब्सोल्यूट में पॉपुलेशन ग्रोथ सेम होना चाहिए, साथ ही साथ सेविंग प्रोपेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए? सेम टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए? तो इसमें डिफरेंट होना चाहिए कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। तो कैपिटल लेबर रेशियो विल बी converge to the same growth rate। ये तो था हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब हम आते हैं अपने कंडीशनल कन्वर्जेंस में। तो कंडीशनल कन्वर्जेंस में क्या होता है? इसमें डिफरेंस होता है क्या क्या? जो इसमें सेम था ये इसमें डिफरेंस होता है। सेविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, सेविंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, कैपिटल एंड लेबर रेशियो डिफरेंट होता है, सेम ग्रोथ रेट होता है बट नेसेसरी नहीं होती है। यानी कि सेम ग्रोथ रेट होती है लेकिन ये भी नेसेसरी नहीं होती है, नॉट नेसेसरी इन कन्वर्जेंस, इन कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो नॉट नेसेसरी, और से यहाँ पे सेम कैपिटल लेबर रेशियो होता है, सेम कैपिटल लेबर रेशियो, जबकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में ये दोनों डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये दोनों कन्वर्जेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोलो ग्रोथ मॉडल द आउटपुट पर कैपिटा इज अ फंक्शन ऑफ। तो सोलो ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग जो आउटपुट का पर कैपिटा है वो फंक्शन होता है कैपिटल और लेबर रेशियो का, कैपिटल एंड लेबर रेशियो का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूजनबरी वॉज द ओपिनियन एंड लेस डेवलप कंट्रीज सीरियस एडवर्स इफेक्ट। तो इन्होंने क्या एडवर्स इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिया था? तो ये कितनी बार मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है इनका। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और लेमेंस्टीन इज अ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्रेट ट्रीटेड पॉपुलेशन एज अ फैक्टर। तो इन्होंने हमेशा पॉपुलेशन को इनकम डिप्रेसिंग माना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे। वर्कर मस्ट ओन द कैपिटल टू विच देयर सेविंग हैज़ गिवन राइज एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ द ग्रोथ डेवलप बाय। तो किसने ये इम्पॉर्टेंट अजम्पशन दिया था कि कैपिटल जो है वो
सेविंग कैपिटल जिस पे सेविंग बढ़ता जाता है। तो ये किसने दिया था, तो मैं आपको बता दूं, इसको पेसेनिटी ने दिया था। इसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पेसेनिटी की, जिसने कैल्डोर की बातों को निगलेक्ट किया था पेसेनिटी ने, और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिए थे, जिसे उन्होंने 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनके मॉडल में। पहला तो वर्कर इनकम, जो वर्कर की इनकम होती है वो किससे होती है, वेज से होती है, और वो रिटर्न्स ऑफ वेल्थ इनको ऑलरेडी इनको क्या मिलता है, रिटर्न्स ऑफ वेल्थ भी मिलता है इनको। अब हम आते हैं कि कैल्डोर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे कि कैपिटलिस्ट एंड वर्कर की प्रॉफिट और वेज इनकम में क्या होगा, उनको वो अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए पेसेनिटी ने अपना अलग एक मॉडल लाया, जिसमें इन्होंने बताया कि कैपिटल्स की ही सेविंग्स बढ़ती जाती है, वर्कर्स की नहीं बढ़ती है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट दिया कि जो आर है, प्रॉफिट है, वो P/K के होता है, और ये इक्वल N/SC के होता है। यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है सिर्फ कैपिटलिस्ट के सेविंग पे, ना कि वर्कर्स की सेविंग पे। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पेसेनिटी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड विशियस साइकिल पॉवर्टी। तो विशियस साइकिल पॉवर्टी डिमांड साइड पे पूछा है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हमें देखना है कि इनकम, लो इनकम होती है जिसकी वजह से डिमांड कम होता है। तो साइकिल हमें एक बनाना है, तो लास्ट में लो इनकम है ना, तो लो इनकम से ही ख़त्म होना चाहिए, तो जिससे इसमें ख़त्म हो रहा है। बाकी देखिए, लो प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट है, किसी और पे ख़त्म हो रहा है। लो इनकम से स्टार्ट है, लो डिफिशियंसी से ख़त्म हो रहा है। लो डिमांड से स्टार्ट है, लो इससे ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म भी तो सेम से ही होना चाहिए ना, उसी को तो हम साइकिल बोलेंगे। तो जहाँ पे लो इनकम हो, उसकी वजह से लो डिमांड हो जाता है, डिमांड लो होता है तो इन्वेस्टमेंट लो हो जाता है, इन्वेस्टमेंट लो हो जाता है तो कैपिटल की डिफिशियंसी हो जाती है, और कैपिटल की डिफिशियंसी कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी लो होती है, और जिसकी वजह से इनकम लो हो जाता है। और यही साइकिल, विशियस साइकिल चलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ डिस इक्विलिब्रियम बिटवीन वारंटेड ग्रोथ रेट एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट इन अ हैरड। तो डिस इक्विलिब्रियम किसमें होगा, हैरड के अकॉर्डिंग। क्या डिस्पेंसी बिटवीन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो येस, जब भी यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी दिखेगी एक्स एंट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट में, तो वहीं पे डिस इक्विलिब्रियम कर्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है हैरड के मामले में, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट ये सारे इक्वल होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये है इक्विलिब्रियम। अच्छा, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम तब हो जाती है जब क्या होता है, 1 मिनट में यहाँ पे दिखा दो, कि प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच में विसंगति हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड नाबार्ड। तो नाबार्ड कब आया था और कब रिकमेंड किया गया था, तो ये शिवरमन कमेटी ने रिकमेंड किया था। 1982 में नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1981 में इस पे वो बना था, कमेटी गठित हुई थी। अब हमें बताना है कि नेशनल एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था। तो नेशनल एक्शन प्लान को NAPC भी बोलते हैं, और नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इंडिया ने 2008 में इसको लागू किया था, और इससे रिलेटेड कुल 8 मिशंस दिए गए हैं, जिसमें से एग्रीकल्चर मिशन, हिमालयन मिशन और एनर्जी से रिलेटेड मिशंस हैं, हिमालय को प्रिजर्व करने के लिए मिशंस हैं। तो इस तरह से पूरे 8 मिशंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। तो ऑप्शन दोनों यहाँ पे करेक्ट है कि लॉन्च किया गया था 2008 में, और 8 वर्टिकल मिशन है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कौन सी स्कीम को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें बहुत सारे योजनाओं को इंक्लूड किया गया है। इसमें जैसे नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, सेफ्रॉन मिशन, और ये सारे मिशन को इंक्लूड किया गया। तो ऑप्शन एल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। इसमें नॉट पूछा था, तो ये एक स्टार वाला क्वेश्चन है, जिसमें ये गलत क्वेश्चन था और इसमें सबको मार्क्स मिले थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे इस अम्ब्रेला मिशन में के मिशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसका हिंदी में देख लीजिए। तो शिवरमन कमेटी और ये दोनों सही है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है। यहाँ पे पूछना चाहिए था क्या सम्मिलित है, तो ये सब सम्मिलित है।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द पॉल्यूशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड कैसे बनता है, इस तरह से पिरामिड बनता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कंट्री का एज स्ट्रक्चर कैसा है। एज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कंट्री में एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इधर हम मेल को दिखाते हैं और इधर हम फीमेल को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन पिरामिड से एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है इन अ लॉन्ग पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स apparently रिप्रेजेंट द टाइम पाथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो टाइम पाथ किसने में देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कैसे दिखाता है, ये थोड़ा सा इस शेप में होता है लॉजिस्टिक कर्व हमारा। नेक्स्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को टोटल फर्टिलिटी और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में। अगर हम टोटल प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट की बात करें तो हमेशा टोटल फर्टिलिटी रेट ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये हिंदी में है, एक बार हिंदी के बच्चे इसको पॉज करके देख लेंगे, बाकी मैंने अभी इसमें इसको कराया है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑफन रिफर्ड एज अ हेडोनिक प्राइज। तो हेडोनिक प्राइज इस्टेब्लिश किया था रोजन 1974 में इन्होंने दिया था। और हेडोनिक प्राइज और इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंटल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है। तो हेडोनिक प्राइस बताता है कि कैसे हाउस जोग्राफी में मतलब जोग्राफिकली हिसाब से हाउस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके लिए कोई एक अलग कोई मेथड नहीं था। इसके लिए हेडोनिक प्राइस मेथड बेस्ट है, जिसमें ये बताया जाता है कि आसपास आपके मार्केट है या कोई इन्वायरमेंटल सीन है, पहाड़ है, नदी है, इन सब की क्या कॉस्ट होती है उसको हेडोनिक प्राइस रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि ये वेरियस इन हाउस प्राइस देता है जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और इन्वायरमेंट असेट के हिसाब से। क्योंकि जो भी पहले प्राइस डिसाइड होते थे हाउस के, वो इस बेसिस पे नहीं होते थे, वो हाउस के जो कॉस्ट होती थी उसके बेसिस पे होता था। लेकिन बाद में देखा गया कि जो जोग्राफिकल एरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस को डिटरमाइन करने में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम नेचर से ज़्यादा क्लोज रहें, तो उस हिसाब से उनको प्राइस भी पे करना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कीम इन अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। तो वीमेन ऑफ इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी स्कीम नहीं है। तो सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम तो होगी ही होगी। जेंडर बजटिंग भी वीमेन के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना भी वीमेन के लिए, लेकिन उजाला स्कीम वीमेन के लिए स्पेशली नहीं है। ये किसके लिए है, ये लाइट से रिलेटेड है और लोगों को बल्ब और एलईडी बल्ब दी गई थी उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबल फार्मिंग इनकम। तो डबल फार्मिंग इनकम को किस कमेटी ने दिया है, अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये आया था डबल फार्मर इनकम ऑब्जेक्टिव। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। तो ये टारगेट किया गया था 22-23 के लिए, ये करेक्ट है। रियल इनकम डबल कर दिया जाएगा, ये भी करेक्ट है। और डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का होगा जिसमें हम अपने जो प्रमोटेड एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। लेकिन कल्टीवेशन का सिर्फ डबल हो इनकम, ये इसमें बात नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। कौन सी कमेटी इससे रिलेटेड है, तो अशोक दलवाई कमेटी। अगर आप सोचें कि सेम कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन उससे मिलता जुलता रिपीट होता है। तो जैसे अब भी डबल द फार्मिंग का पूछा था कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब उसे उसके नेक्स्ट बार वाले पेपर में पूछा था कि इससे कौन सी कमेटी रिलेटेड है। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी में दिया गया है, तो जो बच्चे हिंदी में हैं एक बार देख लीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग एक सिंपली ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह है। ग्लोबल वार्मिंग हमें करेक्ट बताना है, तो बिल्कुल नहीं, ये अलग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या नेचुरल फिनोमिना है, तो नो, ये भी गलत है। एंड ग्लोबल वार्मिंग मेल्ट डाउन होता है ग्लेशियर्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो जी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग जब अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है तब होती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, हमें 2017 और 18 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा इंडिकेट करता है अलग अलग शिफ्ट को। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को ताकि फर्म पे इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को और ज़्यादा किया जाए,
तो ये इंट्रोड्यूस जीएसटी बॉट मोर आइटम इनटू इनडायरेक्ट टैक्स नेट। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको और कंक्लूड करता है ये। और आफ्टर डीमोनेटाइजेशन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टेक प्लेस एंड मोर इंडिविजुअल फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो येस, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बढ़ गया था इनकम टैक्स रिटर्न फिल करना, और इंक्रीज इन सेविंग इन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर की भी सेविंग इंक्रीज हो गई थी। तो इस तरह से तीनों करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2017 एंड 18। तो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 275 में कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 280 में है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड द प्रोविजन ऑफ ग्रांट इन एड स्टेटेड इन आर्टिकल 280, नो, ये 275 में है। तो ये दोनों उल्टा बोला है एक दूसरे के, तो ना एक सही है ना दो सही है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन अ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ओवर ईयर। क्या जो जीडीपी का शेयर है वो ओवर ईयर डिक्लाइन किया है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर दिस। ये डिक्लाइन तो किया था जीडीपी का शेयर उस टाइम, लेकिन कौन सा इसका रीज़न नहीं है हमें ये बताना है। क्या रिलेटिवली फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ हुआ था नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में? तो ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब ये हमें नहीं बताना है। तो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में फास्ट ग्रोथ होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की जीडीपी डिक्लाइन की गई थी 2018 की बात है ये, तो ये सही बात है, हमें नॉट पूछा है ना। फिर स्टेगनेंट स्लो राइज इन ईल्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का ईल्ड स्लो हुआ था, इसकी वजह से भी जीडीपी इसका कम है। फिर लो वैल्यूएशन एडिशन इन केस ऑफ जीडीपी कमोडिटी, जीडीपी कमोडिटी का लो वैल्यूएशन होता है, इसकी वजह से भी जीडीपी में इसका ग्रोथ कम है। फिर बात है एजुकेटेड रूरल यूथ इज़ नॉट ऑप्टिंग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, तो ये एक सोशल फिनोमेना है, ना कि इसकी वजह से जीडीपी कम हो गया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है और यही इसका करेक्ट आंसर है। In the last decade, which one of the following sector has attracted the highest foreign direct investment inflow in India? तो कौन से सेक्टर ने लास्ट डिकेड में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो किया है, मतलब हमारे यहाँ आया है इंडिया में? तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर है जिसने इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाया है वो है सर्विस सेक्टर, इसलिए सर्विस सेक्टर में इंडिया की जीडीपी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कोई भी सही नहीं था और इसमें सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ओवर लेवरेज्ड कॉर्पोरेट डेट होती है? तो ओवर लेवरेज्ड कॉर्पोरेट डेट की बात करें तो ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम है। दूसरा है हमारा हाई नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, तो ये भी करेक्ट है। क्या हाई फिजिकल डेफिसिट होता है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में? तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में हाई फिजिकल डेफिसिट नहीं होता है, और मैंने बहुत बार इसको बताया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है, ट्विन ट्रिपलेट, मैंने अक्सर ये सारी चीज़ें पीछे वाले वीडियोज़ में बताई हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ट्विन बैलेंस शीट में कौन कौन सी बैलेंस शीट को ली जाती है। हमें इसमें ये बताना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी है। नेक्स्ट चलते हैं इन 2016-17 द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वर रीस्ट्रक्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमें बताना है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो पहले तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम उसे बोलते हैं जहाँ पे सेंटर ही सारे स्कीम का पैसा देता है, जबकि सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम में दोनों का कुछ पोर्शन रहता है, सेंटर का भी स्टेट का भी। अब हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। क्या जो डिसीजन है रिस्ट्रक्शन का, क्या वो गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के द्वारा लिया जाता है? तो ये करेक्ट है। दूसरा है देयर विल बी द अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये भी करेक्ट है। सेंट्रल स्कीम क्लासिफाइड की फ्लैगशिप और एक्स्ट्रा फ्लैगशिप कैटेगरी के लिए, तो ये नहीं होगा। और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज 37, तो अभी 37 नहीं है, अभी ये एग्जिस्टिंग स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की 67 और कुछ इसके अराउंड है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ही सही है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें हमने इसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि एज पर सेंसस 2011 रैंक द फॉलोइंग स्टेट्स इज डिक्रीजिंग ऑर्डर
हमें 2011 के हिसाब से बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अर्बनाइजेशन की डिग्री को बताना है कि किस डिग्री की अर्बनाइजेशन सबसे थी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि सबसे जो ज़्यादा होगा वो पहले तो गोवा की सबसे ज़्यादा है डिग्री, उसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पे, उसके बाद महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2017 में एक्सटर्नल डेट इंडिया का किस रेंज में था, परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बताना है हमें। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से ये पुराना डेटा है, तो 2017 के हिसाब से ये 20 to 22% था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड their appearance of the demographic dualism exhibit by the Indian state in this regard consider the following factor। हमें कुछ फैक्टर्स को बताना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यूलिज्म किसे कहते हैं। तो जब टोटल फर्टिलिटी रेट को कहा जाता है, सेक्स रेशियो और पर कैपिटा इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें हमारा ये है। नेक्स्ट है हमें अरेंज करना है। तो अब ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन इस बार 2024 में आया था। तो फर्स्ट फेज 14 बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। नरसिम्हन कमेटी का पहला जो 1991 में आया था और दूसरा 1999 में आया था। फेमा एक्ट 1999 एंड एग्जिम बैंक 1982। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एग्जिम बैंक सबसे क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये ए डी बी और सी, हम पहला ही देख रहे हैं ना फर्स्ट वाला, तो ये नहीं देखेंगे। तो ए डी बी सी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। हमें इसको बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी ने दिया है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी ने दिया है येस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक देता है येस। इंक्लूसिव इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यूनाइटेड नेशन नहीं देता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो देता है वो देता है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंट हिल। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड ये इंस्टीट्यूशन इसकी रैंकिंग प्रोवाइड करता है। वेल्थंगर हेल्फी, ये FE है, हेल्फी, ठीक है, यहाँ से ये है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें हमने अभी इसको अरेंज किया और इसमें ये इनकरेक्ट है। अब हम आज के वीडियो में ये 2 लास्ट क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम हमें कंसीडर करना है और कमोडिटी हमें दी हुई है, इंक्रीजिंग कॉस्ट है और टैक्स इम्पोज कर रहा है कमोडिटी पे। हमें बताना है कि टैक्स जो बर्डन ऑफ टैक्स है ऑन बायर पे वो बायर पे दिखा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डिमांड इलास्टिक होगा तो जो बर्डन है वो सेलर पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब सेलिंग इलास्टिक होगा तो बायर पे ज़्यादा ग्रेटर बर्डन होगा। अब हमें बताना है कि कौन सा बर्डन ऑफ टैक्स होगा बायर पे। तो बायर पे जो बर्डन ऑफ टैक्स होगा वो अगर हम ये देखें, सबसे पहले हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था, लेकिन टैक्स इम्पोज करने की वजह से जो हमारा सप्लाई है वो कम हो गया और प्राइस हमारा बढ़ गया। टैक्स इम्पोज हुआ तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई हमारी पीछे चली गई लेफ्ट हैंड साइड और ये पोर्शन आ गया। तो जो ये सब प्राइस बढ़ा है उसको कौन दे रहा है, ये सप्लाई यहाँ पे इलास्टिक हुई है ना, यानी कि इलास्टिसिटी सप्लाई की बढ़ी है। तो सप्लाई इलास्टिक होने की वजह से ये जो पोर्शन है इसका एक सेकेंड मैं इसको हटा लूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने कर दिया है रेड। तो जब ये यहाँ से और यहाँ पे गया, यानी कि इलास्टिसिटी किसकी है, सेलर की। सेलर ज़्यादा इलास्टिक है तो बियर कौन करेगा, डिमांड कौन करता है, बायर। तो बायर ज़्यादा ग्रेटर बियर करेगा। तो ग्रेटर बियर करेगा तो Q से लेके R तक की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है ये टैक्स अप्लाई होगा किस पे, बायर देगा इसको।
तो Q&R ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉमन रिसोर्स है, क्या वो राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल है, और पब्लिक नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो अगर हम देखें तो कॉमन रिसोर्सेज में हम ये राइवल होता है लेकिन हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। कॉमन रिसोर्स क्या होता है कि किसी के एक के यूज से दूसरे के लिए कम पड़ जाता है सामान। और पब्लिक गुड क्या होता है, ये नॉन राइवल भी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है, यानी कि एक के यूज़ से दूसरे के लिए यूज़ कम नहीं पड़ता है और हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो बोथ आर करेक्ट। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, जरूर करिएगा। ने हमारा क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है इन सारे जो बुक्स हैं ये कब आई थी उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो जो एफिलुएंट सोसाइटी है इसको किसने दिया था, एशियन ड्रामा एंड दिस जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी और डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। दिया किसने था ये भी मैं बता दे रही हूँ और कब दिया था ये भी मैं बता दे रही हूँ। तो एफ्लुएंट सोसाइटी का जो है इसको दिया था कैनेथ गिल्बर्ट्स 1958 में, ठीक है। एशियन ड्रामा गुनार्ड मिडल ने दिया है, ये मिडल है, ये इन्होंने दिया था 1968 में। कीन्स ने दिया है और इन्होंने दिया था 1936 में। और अमर्त्य सेन की ये बुक है डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, और अमर्त्य सेन ने ये बुक दिया था 1999 में। अगर इस तरह से हम अरेंज करें इसको तो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट बनता है ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट हो जाएगा। मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ, तो मार्केट फेलियर दो चीज़ों से होती है, एक तो इम्परफेक्ट कंपटीशन और एक्सटर्नलिटीज़ दोनों होगा। मार्केट फेलियर और कब कब होती है, मोनोपोलिस्टिक में भी होती है, मोनोपोली में भी होती है, साथ ही साथ पब्लिक गुड में भी होती है, एक्सटर्नलिटीज़ में भी होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी होती है। तो ये सारे हैं मार्केट फेलियर के कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका अभी हमने सॉल्व किया ऑप्शन नंबर बी और इसमें सी। कैपिटल गेन मीन्स क्या होता है, कैपिटल गेन का मतलब होता है कि हमें कुछ गेन हुआ है, यानी कि इसमें हमने असेट से कुछ हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, इंक्रीज स्टॉक और ये सब नहीं है। पाल्मर रेशियो क्या मेजर करता है, तो पाल्मर रेशियो इनइक्वालिटी मेजर करता है। अब इनइक्वालिटी और भी कई मेजर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ये आपका होमवर्क है, मुझे और बताइएगा कि कितने मेजर्स होते हैं जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, ये आपका होमवर्क है। बाकी पाल्मर रेशियो तो इनइक्वालिटी मेजर करता है, ये बहुत बार हमने पीछे के वीडियो में किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन 80 से लेके 84 तक के असर्शन एंड रीजन टाइप के हैं, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम देखें कि सोलो ग्रोथ मॉडल अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैपिटल लेबर रेशियो डज नॉट चेंजेस, क्या सोलो ग्रोथ मॉडल में इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे कैपिटल लेबर रेशियो नहीं चेंज होता है, तो ये तो करेक्ट है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन बिटवीन कैपिटल लेबर रेशियो पॉसिबल है। क्या इन दोनों के बीच में सब्सटीट्यूशन पॉसिबल होता है, तो येस पॉसिबल तो होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैपिटल चेंज और लेबर रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट है और ये दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड अलोंग द लाइन ऑफ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इम्प्रूवमेंट द एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। International trade is an engine of growth. तो इंटरनेशनल ट्रेड अलोंग द लाइंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इंप्रूव करता है एलोकेटिव एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स के लिए, तो येस ये सही है। और इंटरनेशनल ट्रेड है इंजन ऑफ ग्रोथ का, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड से हमारा इंजन ऑफ ग्रोथ बढ़ता ही है, तो येस बढ़ता ही है। तो ऑप्शन नंबर ये भी हमारा सही है, लेकिन इन दोनों को हम एक दूसरे से नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवैल्यूएशन रिजल्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग
इन एन इकोनॉमी का, तो ये डिवैल्यूएशन रिजल्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग इकोनॉमी का, क्योंकि जब हम कभी भी एक्सपेंडिचर स्विच करते हैं इकोनॉमी पे तो डिवैल्यूएशन की वजह से होता है, और डिवैल्यूएशन की वजह से हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अल्टर करता है, यानी कि अच्छा होता है डिवैल्यूएशन की वजह से। तो ये दोनों सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल फोर्स आर ऑफ सिंगुलर इम्पॉर्टेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द डेवलपिंग स्टेट। तो क्या हमारा ये एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिंगुलर इम्पॉर्टेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलपिंग फोर्स के लिए ज़रूरी है? तो येस, ये ज़रूरी है। और रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेंट एंड डेवलपिंग स्टेट आर डायनेमिक टू री इन्फोर्स अनइक्वल पैटर्न। तो अगर हम देखें तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, डिमांड दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है। तो चलिए निकाल लेते हैं कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं ऐसे, एट प्राइस अगर ज़ीरो है, एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो है और प्राइस हमारा 2 है, तो यहाँ पे हमारा डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ है? 10 माइनस 2p। तो अगर हम p की वैल्यू 0 रखेंगे तो डिमांड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 10। यहाँ पे हमें डिमांड फंक्शन है 10 माइनस 2p, तो अगर हम डिमांड फंक्शन एग्रीगेट डिमांड 0 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? p की वैल्यू 5। उसके बाद हमें p 0 दिया हुआ है, तो डिमांड फंक्शन p2 दिया हुआ है और डिमांड फंक्शन 0 है, तो ये 10 माइनस 2 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, तो इस तरह से हमें डी ये और ये मिल गया। हम इसको एक यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या था? ये 6 था, तो ये 2 था और हमारा ये बढ़ गया 5, तो ये हमारा क्या दिखाता है? कंज्यूमर सरप्लस को। और ये 6 है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूले से कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू 6 है और हाइट की वैल्यू 3 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9। तो 9 हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये हमारा ये भी तरीका है निकालने का। हमारा ये प्राइस इधर शो कर रहा है और इधर हमारी क्वांटिटी शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सबको मैंने समझाया है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया था, तो ये 9 ऑप्शन आया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं निकालते हैं इसको। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 10 + 5q + 2q स्क्वायर, और हमें प्राइस ऑलरेडी p दी हुई है, तो अब हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये 5 + 4q आ गया। उसके बाद हमारा टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? p इंटू क्यू। p की वैल्यू हमें 15 दी है, तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15q। जब टोटल रेवेन्यू हमारी ये आई, तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर हम निकालेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आ गया 15। अब हम क्या करेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू को इसके इक्वल रखेंगे। जब हम मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो ये 5 + 4q = 15 हो गया। तो 4q = 10 और q की वैल्यू आ गई 10/4, और हमारा ऑप्शन इस तरह से एक ये q की वैल्यू 10/4 आ गई। लेकिन अगर हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को एक दूसरे की इक्वल करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा 10q + 5 थी और हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू 0 हो जाएगा। तो q = -5/10, तो हमारा 1/2 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे कोई हमें ऑप्शन दिया नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे 15 ही हमें दिया है, मार्जिनल कॉस्ट 15 दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम में हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, तो हमें प्राइस के इक्वल ही दिया हुआ है ऑप्शन, तो इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। बाकी हमने सॉल्यूशन किया दोनों तरीके से, तो हमें कुछ दूसरा मिल रहा है।
ये नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इन लियोनटिव स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। तो किस में हम इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं, तो वो हॉकिंस एंड साइमन कंडीशन में देखते हैं। ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको मैं फिर से रिपीट नहीं कराऊंगी। बाकी सिंप्लेक्स मेथड को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किसने डेवलप किया है, तो वो किया है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में डैंटजिंग ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं एक बैग कंटेन करता है, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा ये। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक बैग कंटेन कर रहा है यहाँ पे रेड बॉल 5, वाइट बॉल 7 एंड ग्रीन बॉल 3। हमें रेंडमली एक बैग में से एक बॉल को ड्रॉ करने हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ग्रीन बॉल की कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन हम इस पूरे को ऐड कर देंगे 15। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा, तो 1/5 हमारी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन बॉल। तो 1/5 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सैम्पलिंग सर्वे किया गया है 100 हाउस होल्ड का। तो 100 हाउस होल्ड है और पर्टिकुलर विलेज में 5 ईयर का डेटा को कलेक्ट किया गया है। तो हमें बताना है कि कौन से डेटा हमें मिलेगा। तो जब हमें 5 ईयर का डेटा लेना है किसी पर्टिकुलर विलेज में, वो भी 100 हाउस होल्ड पे, तो उसमें हम पैनल डेटा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू दी है 40, हमें मोड की वैल्यू दी हुई है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10 और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर हम ये देखें दोनों को, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम निकालते हैं मीन माइनस, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। तो मीन माइनस मोड, तो मीन की वैल्यू 40 माइनस मोड 60 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल गया है 10। तो ये क्या हो जाएगा 20/10, तो 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये -2 होगा ना, क्योंकि ये -20 हो जाएगा और ये 10, तो हमारा वैल्यू आ गया -2। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस -2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इन अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद इन 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल द ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस टू बी टेस्टेड। अगर हमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे देते हैं और ओवरऑल हमें सिग्निफिकेंस निकालना होता है, तो हमेशा एफ टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, एफ टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एक सैंपल है 100 का सैंपल लिया है और हमने 1000 पॉपुलेशन फार्मर में से 100 का हमने सैंपल लिया है और मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स हमें देखने हैं। तो हम इसमें कौन सा सैम्पलिंग करेंगे, तो मार्जिनल और लार्ज फार्मर हमें देखने हैं और हमने ऑलरेडी 1000 पॉपुलेशन में से देखना है। तो हमें एक स्टेटा बनाना पड़ेगा मार्जिनल फार्मर का, स्मॉल और मार्जिनल लार्ज फार्मर। तो इस वजह से हमने स्टेटा बनाया, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया है पैनल डेटा ये, और हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सॉल्व की हैं, तो एक बार इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि कौन से हमें बताना है कि वैलिड रिकर्सिव सिस्टम के लिए। तो ये भी रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है कि अगर रिकर्सिव सिस्टम होता है तो पैरामीटर वैलिड होता है एंड सेपरेट एप्लीकेशन हम OLS का कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोरिलेटेड होता है एरर टर्म से दूसरे इक्वेशन में, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, कंटिंजेंसी टेबल किससे मैच करेगी, तो कंटिंजेंसी टेबल हम काई स्क्वायर में निकालते हैं। यूनिट रूट टेस्ट स्टेशनैरिटी के लिए, फिशर एफ टेस्ट हम सिग्निफिकेंस ओवरऑल रिग्रेशन के लिए करते हैं और ग्लेंजर टेस्ट कैजुअलिटी के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा कोर्स से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी में है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर में हमें बताना है कि कौन सा सूटेबल नहीं है। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर में ऑटो कोरिलेशन और हेट्रोस्कैडिसिटी ही सूटेबल होता है, बाकी मल्टी कोलिनियरिटी और एरर ऑफ वेरिएबल्स नहीं होता है। इसको आप लोग याद करके कहीं लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये सूटेबल नहीं होता है। फिर उसके बाद
उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से सोलो ने कौन सा मॉडल दिया था, डोमर ने और रॉबिन्सन ने कौन कौन से मॉडल दिए हैं। तो सोलो ने जो हमारा मॉडल दिया है वो है हमारा SFS प्लस दिस मॉडल। डोमर का मॉडल है हमारा ये I/I से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, और इनका रॉबिन्सन का ये है और हैरड का ये है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा एकदम परफेक्टली मैच हो रहा है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में और हमने पीछे के वीडियोस में किए भी हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट डायग्राम है। एक डायग्राम दिया हुआ है हमारा, गवर्नमेंट शुड फिक्स द प्राइस एंड फॉलोइंग पॉइंट ऑफ द मोनोपोली रिजल्ट सोशली ऑप्टिमल आउटकम। हमें बताना है कि किस पॉइंट पे सोशली ऑप्टिमल आउटकम होगा। तो अगर हम देखें ये पॉइंट जो कि मार्जिनल हमारा मार्जिनल कॉस्ट जाता है इधर और एवरेज कॉस्ट पे जहाँ पे कट करता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, सोशली ऑप्टिमल आउटकम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पॉइंट सी हमारा सोशली है, जहाँ पे मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ प्रोड्यूसर पे price to each of the input that is used is equal to its value of marginal product, then which of following does he earn। तो अगर प्रोड्यूसर पे करता है प्राइस को हर एक इनपुट पे और वो इक्वल होता है उनके वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के, तो वो क्या अर्न करेगा, तो वो हमेशा अर्न करेगा ज़ीरो सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। और हमें 2018 का यूनियन बजट में बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं था। तो उस टाइम जो फिजिकल डेफिसिट था वो 3.5 नहीं था, बाकी रेवेन्यू डेफिसिट ये और ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इनकरेक्ट है। इसका हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम जुलाई 2018 के सारे पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।